नमस्कार दोस्तों। आपसे वादा था कि जयपुर में हम जब मतदान हो जाएगा तो उसके एक दिन बाद एक छोटा-सा एनालिसिस करेंगे। अब चूँकि चुनाव आयोग की रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसको आप एग्ज़िट पोल तो नहीं कह सकते, लेकिन एक मोटा-मोटा अनुमान जो है वो इन जो चुनाव के रुझान रहे कल के देर शाम तक जो चीज़ें हमें मिलती रही और आज सुबह भी बहुत सारी अपडेट्स हुए हैं। तो उनके आकलन करते हुए एक ऐसा-सा सिनेरियो हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या राजस्थान में आने वाले समय में 3 दिसंबर को जो नतीजे आ रहे हैं, उसमें क्या निकल कर सामने आ सकता है। वैसे तो देर रात तक हम लोगों ने जब कल चर्चा की, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि चौंकाने वाले नतीजे नहीं, जैसे कि एक्सपेक्टेड है, ओपिनियन पोल्स जिस तरह से कह रहे थे, सरकार बदल रही है, लेकिन कितने बड़े अंतर से बदल रही है, ये देखने वाली बात होगी। खैर, इस पूरे प्रकरण को लेकर हम आपसे पहले भी चर्चा करते रहे हैं कि आपने हमारे चैनल पर देखा होगा विनोद पाठक जी जयपुर से अक्सर हमारे साथ जुड़ते रहे हैं। उनसे बेटर पर्सन मैं नहीं मानता हूँ, जो इस बारे में हमको अपडेट करेंगे, वो मेरे साथ हैं। आइए विनोद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो विनोद जी बताइए, क्या सिनेरियो बनकर आया है देखिए, सामने? सिनेरियो जो है, राजस्थान में एक रिवाज है कि हर 5 साल में 1993 से चला आ रहा है कि सरकार बदल जाती है। और ये रिवाज इस बार भी कायम रहने की उम्मीद जो है वोटिंग परसेंटेज से देखी जा सकती है, हुँ, जो पिछली बार से 1% ज़्यादा बढ़ा है। और अभी हुँ, फाइनल फिगर नहीं आए हैं। हुँ, और ये माना जा रहा है कि जो 75.96% अभी जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो बढ़ के 77 तक भी जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो वो जो 2013 में कुछ एक करिश्मा हुआ था यहाँ पे बीजेपी का, तो हुँ, संभव है कि ये जो वोटर जो कल निकला है, भारी तादाद में निकला है, हुँ, तो वो कोई एक बड़े बदलाव के की तरफ गया है। हुँ, अब ये जब 3 दिसंबर को एक फाइनल रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, पर हुँ, अभी तक जो एक ट्रेंड रहा है राजस्थान का, जब जब वोटिंग बढ़ी है तो बीजेपी को उसमें भारी तादाद में फ़ायदा हुआ है। एक हुँ। चीज़ और मैं बता दूं कि जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे अशोक गहलोत जी का कि वो 100 से ऊपर नहीं मान रहे हैं। हाँ, हाँ। पिछले 2 चुनावों में जब भी वो जीते हैं, भले वो 2008 का हो या 2018 का हो, हुँ, उन्होंने कभी 100 का आंकड़ा पार नहीं किया है खुद भी। हुँ, 2008 में वो 96 सीटों पे रुक गए थे। और हुँ। 2018 में वो 99 सीटों पे रुक गए थे। तो हुँ। मतलब उनके इसलिए वो कह रहे हैं कि हाँ, सेंचुरी तो पार हाँ, करेंगे। सेंचुरी कैसे पार करेंगे जब फेवरेबल कंडीशंस में नहीं पार की थी। हाँ। तो अभी तो उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी भी है। हुँ, तो उस और दूसरा, यहाँ कल मैं थोड़ा घूमा था जयपुर में और मैंने हुँ, देखा था कि ये खासकर जयपुर की जो सीटें थी उसमें काफ़ी अच्छी तादाद में, बोले साहब, जो ओवरऑल राजस्थान का परसेंटेज है उससे ज़्यादा परसेंटेज जो है जयपुर में वोटिंग का निकल के आया है। खासकर कुछ सीटें हैं जिसमें पोलराइज की वैसे हम मेट्रो सिटीज़ में अक्सर ऐसा होता हाँ, नहीं है। होता नहीं है। और हुँ, कुछ सीटें ऐसी हैं जो जिसको माना जा रहा था कि यहाँ पोलराइज होगा वोटर। हुँ, हुँ। और वहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने एक रोड शो भी हाँ, किया रोड था उन शो भी सीटों किया पे, था। जिसमें हवा महल, किशनपोल, आदर्श नगर, ये 3 सीटें विशेष रूप से। तो वहाँ हुँ, काफ़ी अच्छा मतदान हुआ है पिछले बार के मुकाबले। और खासकर हवा महल में जहाँ बाल मुकुंदाचार्य जो एक हिंदू संत भी है उसको टिकट दिया था, हुँ, तो वहाँ पे भी बहुत भारी तादाद में जो है हुँ, वोटर निकले हैं। और एक और अच्छी मैं आपको बात बताऊं कि ये तिजारा जहां बाबा बालकनाथ हुँ, और पोखरण हुँ, जहां महंत प्रतापपुरी, इन हुँ, तीनों सीटों पे आश्चर्यजनक तरीके से, खासकर तिजारा और पोखरण में हुँ, 80 प्लस वोटिंग हुई है। हुँ। तो ये अब आप यहाँ क्या नतीजे होंगे, आप वो इसका अनुमान चौंकाने, इन हाँ, अनुमान, 2-3 हाँ, सीटों से खास तौर से जहाँ हाँ, संत लड़ रहे हैं। हाँ, पर मुझे किसी ने कल पोखरण में बताया कि पोखरण में पिछली बार जो है 400-500 वोटों से प्रतापपुरी की हार हुई थी। जो साले मोहम्मद, जो एक बाबा फकीर है ना, जो वहाँ पे एक मुस्लिम, एक वो है, एक फिरका बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हुँ, संत है वहाँ पे। हुँ। तो उनके सुपुत्र हैं, तो वो पिछली बार 400-500 वोटों से ही जीत पाए थे। पर इस बार अच्छा। बता रहे हैं कि ये महंत प्रतापपुरी की एक अच्छी जीत हो सकती है वहाँ पे, जिस तरीके से वोटर बाहर निकले हैं। और हुँ, तो बाकी आप जानते हैं बाबा बालकनाथ, तो उन्होंने योगी जी को भी बुलाया यहाँ पे यूपी से। और हाँ, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से लास्ट डे तक इन्होंने कैंपेन किया। हाँ। लेकिन ये बताइए मुझे कि कुछ लोग जो पत्रकार मित्र हमारे आपके हमें कल तक बता रहे थे, उनका कहना है कि अगर इस बार मैंडेट आ रहा है, तो बहुत ही बड़ा मैंडेट आ रहा है। तो क्या पूरे राजस्थान से इसी के ट्रेंड्स हैं? इसी तरह के ट्रेंड्स आ रहे हैं सामने? देखिए, ट्रेंड्स ये माना जा रहा था, जिस तरीके से सचिन पायलट को
तवज्जो नहीं मिली या उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो गुर्जर कम्युनिटी में शुरू से ही एक नाराजगी जो है वो चली आ रही है। हाँ, ये बड़ा मुद्दा है हाँ। कि इस बार गुर्जर जो है वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। हाँ। कुछ इस तरह के रुझान और हैं वास्तव में क्या? हाँ, बिल्कुल रुझान है इस तरीके के। सचिन पायलट ने देखिए चुनाव की कैंपेनिंग के काफ़ी दिनों तक वो बहुत साइलेंट रहे। कैंपेनिंग बिल्कुल लास्ट में जाके उन्होंने थोड़ी बहुत बयान दिए या थोड़ी बहुत सभाएं की। मतलब उस तरीके से जिस तरीके से 2018 में वो सक्रिय थे, वैसी सक्रियता इस बार सचिन पायलट की नहीं रही है। उस समय अध्यक्ष भी थे हाँ, पार्टी अध्यक्ष के भी थे और वो उस वक्त मान के चल रहे थे कि मैं सीएम हाँ, मैं बनूंगा। सीएम बनूंगा। और गुर्जरों ने जो काफी हद तक बीजेपी को वोट देते आए थे, उन्होंने उसी आधार पे कि सचिन पायलट को कुर्सी मिलेगी, वो शिफ्ट हुए थे। पिछली बार बहुत शिफ्ट हुआ था वोट गुर्जरों का, और उसका नुकसान बीजेपी को, ये जो गुर्जर बेल्ट में साफ हो गई गुर्जर बेल्ट है, वो एक पूरी बेल्ट जो है पूर्वी राजस्थान में काफी अच्छे डोमिनेट करती हैं वो। तो इस बार ये गुर्जरों से जो निकल के आया संदेश या जो बातें निकल के आती थी उनके जो ओपिनियन लीडर्स थे उनसे, तो ये था कि भाई हमें जो है सबक सिखाना है, क्योंकि सचिन पायलट को इन्होंने जो है एक तरीके से धोखा दिया। और ये देखो सचिन का एक बगावती रुख जो है वो पूरे 4-4.5 नहीं, साल यहाँ रहा है। मैंने कुछ वोटर से बात की। कल हम लोग घूम रहे थे जयपुर में, तो उधर महारानी मार्केट साइड में गए थे। अब आप बात जानते हैं कि राजकुमारी दिया इन सब लोगों का कनेक्शन है वहाँ। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि ये जो सरकार चली 5 साल तक, वो सरकार सिर्फ आपसी झगड़े में ही लगी रही और बाकी डेवलपमेंट के काम वास्तव में नहीं हुए। और मैंने खास तौर से मैं जयपुर अलवर इधर से जब आया हूँ इधर, तो मैंने देखा कि डेवलपमेंट के काम लगभग रुके हुए से नजर आए, मुझे ठहरे हुए से नजर आए। क्या ऐसा है? हाँ, देखिए जो डेवलपमेंट आपको दिखेगा ना, जो यूडीएच मिनिस्टर है शांति धारीवाल, आप कोटा चले जाइए, वहाँ आपको बहुत डेवलपमेंट मिलेगा। और एक मजाक चला था 1.5 साल पहले कि भाई कोटा को ही राजस्थान की राजधानी बना दिया जाए। कोटा में वो जो एक नया रिवर फ्रंट वगैरह है, 1401 करोड़ उस पे खर्च हुए हैं, 4000 पता नहीं, मतलब ऐसे ही कुछ वो अपने क्षेत्र में कराते रहे। अपने क्षेत्र में उन्होंने बहुत डेवलपमेंट कराया। और ये जो बाकी डेवलपमेंट राज्य में था, तो उसमें जयपुर में थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, फ्लाईओवर वगैरह बनाने का, अंडरपास वगैरह बनाने का, इससे बड़ा कुछ जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बन रहा है, विधायकों के लिए आवास बना दिया, तो प्योरली वो तो पॉलिटिकल हो गया है। और कुछ और बिल्डिंग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी जो बन रही है। पर कुल मिला के आम आदमी को ऐसा अपने, जैसे एक टावर बन रहा है उसका मेडिकल कॉलेज में बन रहा है, तो वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, तो कोई भी काम ऐसा था जो अभी तक जो है फीता काटने पे 1-2 कामों को छोड़ के आया भी नहीं है। पर मेन चीज ये है कि जो तो क्या अशोक गहलोत ने अपने मंत्रियों के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया था यहाँ? हाँ, नहीं, मंत्रियों के भरोसे तो देखिए अशोक गहलोत जी तो पूरे 5 साल सिर्फ कुर्सी को बचाने में लगे रहे, और 2 प्रकरण तो ऐसे हाईकमान को किसी तरह से प्लीज करें। आप 2020 में जब कोविड चल रहा था, उस वक्त सचिन पायलट के ऊपर एक केस हुआ और भी लोगों के ऊपर केस हुआ, और उसमें सचिन पायलट और उनसे पूछताछ करने तक की बात आ गई थी। वो कुछ विधायक जो थे वो मानेसर चले गए, और मानेसर कुछ विधायक जो सचिन के काफी करीबी थे वो लौट के भी आ गए, मतलब वो उस कैंप में शामिल हो गए कि भाई मतलब उन्होंने पाला बदल लिया। तो कोई 19 विधायक थे, जिसमें हेमाराम चौधरी, रमेश मीणा, सरेंडर कर दिया उन्होंने, विश्वेंद्र सिंह, ये लोग थे जो उनके साथ ही रहे। विश्वेंद्र सिंह, नहीं, जो वेद प्रकाश, मतलब कुछ लोगों ने अशोक गहलोत की ताकत को देखते हुए सरेंडर कर ताकत को देख लिया। उस वक्त आप जानते हैं कि भाई कोई मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री भी है, तो एक पावर तो होती है। पर वो मैं मानूंगा कि भाई वो निकल गए थे 19 विधायक कोविड के टाइम पे, तो ये भी एक फेलियर ही था सरकार के प्रशासनिक तंत्र का। पर वो एक पहली बगावत थी जिसमें सचिन ने बस अपनी आला कमान के, हाई कमान जो भी आप इनको कहेंगे, वो थोड़ा इसलिए बना के रखी कि वो साइलेंट रहे, उन्होंने कुछ बयानबाजी नहीं की। जबकि मुख्यमंत्री से जो उम्मीद नहीं थी, उन्होंने नारा निकम्मा से लेके और पता नहीं क्या क्या उस एनडीटीवी के इंटरव्यू में गद्दार तक कह दिया था। और उस वक्त सारे विधायकों को कोई 36-40 दिन तक होटलों में बंद रखा गया था, बाड़ेबंदी कहते हैं राजस्थान में से। तो वो पहली वो थी। और उसके बाद फिर जो कुर्सी बचाने का जो खेल चला है ना, वो पूरे 5 साल, मतलब वो आप मानिए उसके बाद इलेक्शन से कुछ पहले तक तो जब आप विधायकों के भरोसे सरकार को बचाएंगे, जिसमें निर्दलीय ज्यादा थे, बसपा से आए विधायक ज्यादा थे, सही बात है, हाँ। तो आप क्या होगा, विधायकों को और मंत्रियों को खुली छूट तो मिल ही जाएगी। और जो बीजेपी आरोप लगाती रही कि सब आपने विधायकों को और मंत्रियों को खुली छूट दी, तो उसमें भ्रष्टाचार जो था वो बेलगाम हो गया। और इसका रिफ्लेक्शन चुनाव के नतीजों में आपको दिखेगा, क्योंकि जो जनता की नाराजगी थी वो मंत्रियों और विधायकों के लेके बहुत ज्यादा ग्राउंड से निकल के आ रही है। तो
मेन चीज़ जो निकल कर अभी सामने आई है, खासतौर से अगर कल के मतदान की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से यही है कि बदलाव जो है वो क्वाइट विजिबल दिखाई दे रहा है हाँ कि बदलाव हो रहा है इस हाँ बार, भाई, और ठीक ठाक अंतर से बदलाव हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और रिवाज देखिए, अभी फलौदी सट्टा बाजार जो है बड़ा प्रोमिनेंट देश भर में सट्टे बाजार का जो के लिए हाँ, वो माना जाता फलोदी तो है यहीं अपने। पे है हाँ, राजस्थान फलौदी में। राजस्थान में ही है, जोधपुर जिले में था, उसको नया जिला बना दिया है। हाँ। उसने जो 2 दिन पहले फिगर दिया था 23 तारीख को वोटिंग से पहले, तो वो फिगर बीजेपी का आ रहा था 122 से 125 सीटों का। तो कल हम एक पार्टी में थे यहाँ पे, और उसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे, और उसमें एक दो चुनाव आयोग से जुड़े हुए जो ऑब्जर्वर टाइप लोग हैं, उनकी टीम से जुड़े हुए कुछ लोग भी थे। उन लोगों का कहना था कि 137 तक पहुंच सकती है फिगर ये। हाँ, देखिए ये वोटिंग परसेंटेज जब फाइनल आ जाएगा, और जिस तरीके से देखिए, जब जनता जो है दो तरीके से, या तो बहुत भारी बदलाव चाहती है तो बहुत ज़्यादा निकलती है, या तो सरकार को रोकना चाहती है। पर सरकार को रोकने के काम, चूंकि जितनी योजनाएं, जितनी गारंटी, वो सब जो आई है निकल के, वो 6 महीने, मतलब ये जो बजट था 2023 वाला, उसकी घोषणाओं में ही ज़्यादा चीज़ें आई हैं। और एक चीज़ और बता दूं, ये तो प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी लेट एक मुद्दा उठाया पेट्रोल डीजल की कीमतों का। यार पेट्रोल तो हाँ वास्तव में विनोद जी यहाँ बहुत महंगा है। हाँ हम तो 97 हमने यूपी में डलवाया था जब यहाँ आए, और यहाँ 108 रुपए लीटर है। हाँ, आप देखिए, इसको जिद ये कहेंगे। मुद्दा बहुत देरी से बना, हाँ, मुझे तो लगता है ये ये प्रधानमंत्री ने बहुत देरी से इस मुद्दे को उठाया। 11 रुपए का फर्क हाँ, हुआ। मैं खुद दिल्ली गया हूँ, तो मैं यहाँ से उतना पेट्रोल गाड़ी में डलवा के गया हूँ कि वहां जाके मैं हरियाणा बॉर्डर में घुसते अपनी गाड़ी में पेट्रोल कम से कम कुछ पैसे बचे। अब आप देखिए, ये शुरू में जो सरकार ने कहा कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, ये जो इनकी एक महंगाई राहत शिविर था उसमें घोषणा थी कि, और महंगाई राहत शिविर में उन्होंने कहा कि सब 500 रुपए से आप रजिस्ट्रेशन कराइए, बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन का, सब चीजों के लिए रजिस्ट्रेशन कराइए। पर आप ये देखिए, आप एक गरीब आदमी, सपोज उज्ज्वला जिसके पास सिलेंडर है उसी को मिलना है, बाकी नहीं मिलना है। तो जिसके पास उज्ज्वला सिलेंडर है उसके घर में बाइक तो होगी होगी, आज भरे से भरा। अगर वो 10 लीटर पेट्रोल भी डलवा रहा है अपनी गाड़ी में, तो मतलब वो 13 रुपए ज्यादा, 130 रुपए ज्यादा हो गए। अब आप भाई उसको जो है 600 रुपए का सिलेंडर तो वैसे ही सरकार ने कर रखा है। सही बात अब उसके पेट्रोल पे आपने जेब काट ली, और इधर से बोला सिलेंडर हम तुझे जो है 500 रुपए का देंगे। वो फायदा क्या हुआ? और बीजेपी ने क्या किया, एक तरफ से जा रहा है, एक तरफ से आ हाँ, रहा है, एक तरफ से जा रहा है, एक तरफ से आ रहा है। दूसरा बीजेपी ने क्या किया, अपना संकल्प पत्र जो जारी किया उसमें बोल दिया हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। अब इन्होंने लगाया यार, तो हमारा 50 रुपए और कम कर दिए। हालांकि बीजेपी ने बाकी राज्यों में दिया है कि नहीं दिया, ये कोई मुझे स्पष्ट नहीं पता है, क्योंकि यूपी में नहीं, अगर इस तरह की छूट है तो पूरे इंडिया में दे देनी चाहिए। इंडिया में दे देनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने लगाया रहे, तो इन्होंने क्या, अपना जन घोषणा पत्र जो है, जो कहते हैं कि जनता से हमने रजामंदी से और सोच के बनवाया है, उसमें इन्होंने बोला हम 400 रुपए में देंगे। अब आप देखिए कि एक सिलेंडर कैसे, और वो सिलेंडर जो 500 रुपए का था वो अब तक मिला नहीं है किसी को। जो घोषणा थी वो मिला नहीं है। जो बजट घोषणाएं थी उसमें अधिकांश चीजें शायद अभी तक वो धरातल पे लोगों को पेट्रोल वाला मुद्दा आपने जो बताया कि पेट्रोल पे देरी से इस मुद्दे को उठाया गया, तो क्या इस पे स्टेट गवर्नमेंट ने अपना जो रेवेन्यू लेते हैं वो कम नहीं किया है यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया है। और उसके लिए ये इन्होंने क्या किया है, पॉलिटिकल बयानबाजी में उसको फंसाया है। इन्होंने बोला कि सब सेंट्रल कम नहीं कर रहा है। अब मैं, जनता तो ये समझती है चीजें, जो वोटर है, नहीं, वो दोनों तरफ से ही कम करना पड़ता है उसमें तो। नहीं, दोनों तरफ से। अगर यूपी, मैं कह रहा हूँ जो नॉन बीजेपी स्टेट है उसमें आप दिल्ली को मानेंगे? जब दिल्ली में 96 रुपीज है, सही बात है, तो वो तो केजरीवाल की सरकार चल रही है। हाँ, केजरीवाल की सरकार चल रही है, तो वो अगर छोड़ सकता है तो फिर राजस्थान में आपको क्या दिक्कत थी? और दूसरा, आप बार बार कहते हैं सेंट्रल है, तो सेंट्रल तो उसने तो ओवरऑल देश के लिए सेम ही टैक्स लगाया होगा, राजस्थान के लिए अलग से लगाएंगे तो बवाल हो जाएगा। उन्होंने तो एक अपनी जो लगाना होता है, एक्साइज जो भी लगाते हैं, और दूसरा ये बार बार, जैसे राहुल गांधी ने भी मुद्दा उठाया, प्रियंका गांधी ने, कि सब वैट यहाँ ज्यादा है। अब ये वैट नहीं है, जीएसटी। और वो उस पर लोगों ने थोड़ा मजाक भी बनाया कि भाई जीएसटी में तो पेट्रोल आता ही नहीं, क्योंकि ये सभी राज्य मिलके उसको जीएसटी में लाने के लिए तैयार ही नहीं होते। क्योंकि जीएसटी में आएगा तो रेवेन्यू मिलता है सॉलिड। और अगर जीएसटी में आएगा तो आम आदमी को 30 रुपए तक फायदा हो जाएगा पेट्रोल के ऊपर। नहीं, सही बात है आपकी, वास्तव में ये चीजें तो हैं। और हमने भी देखा यहाँ पे आके, क्योंकि टैंक आप कितना भी फुल करा लो, लेकिन जयपुर तक आते आते टैंक खाली हो ही जाना है, या भरवाना ही पड़ेगा, जयपुर में भरवाना ही पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि ये सरकार भी ये चीज समझती है कि जो टूरिस्ट आते हैं या बाहर से, दिल्ली से जो ट्रैफिक का फ्लो आता है। एक चीज जोड़ूंगा इसमें, जो बॉर्डर एरियाज है गुजरात के, हरियाणा के और यूपी के, वो वहां जाके भरवा लाते हैं। वहां पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। उसके लिए हड़ताल भी यहाँ हुई थी, जिसमें सरकार जो राजस्थान की सीमा के, राजस्थान की सीमा से जो लगते पेट्रोल पंप हैं,
मेरे एक मित्र हैं, उनका पेट्रोल पंप चलता है भरतपुर की तरफ, उनकी हालत खराब हो गई। कई पेट्रोल पंपों पे ताला लग गया। लोग क्या है भाई, बॉर्डर एरिया है, और वहां आप जैसे ही, मैं भरतपुर से मथुरा की तरफ गया हूँ, जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करोगे बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, राजस्थान से 13 रुपए है, सस्ता, यहाँ भी लगा 12 हुआ रुपए देखा, सस्ता। 1 रुपए सस्ता, 2 तो रुपए आप सस्ता। वहां का आम आदमी जानता है, उसको भाई 2 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चल लेगा। बिल्कुल बिल्कुल 13 रुपए का अंतर। वहां एक और तस्करी बढ़ गई, डीजल की तस्करी बढ़ गई, और वो ऐसा एरिया है, किसान भी लाने हाँ, लगे होंगे। किसान लाने लगे, तस्कर लाने लगे। तो उनको पता है कि भाई हम यहाँ से लाएंगे, और भरतपुर के एरिया में तो आप रोक भी नहीं सकते हैं, वहाँ तो बवाली टाइप की जगह है वो। हाँ, तो काफी मुद्दे हैं हाँ। जिन जो मुझे लगता है कि एक तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो टेंशन रही, हाँ। ये एक डाउनफॉल है। देखिए इसमें क्या होता है विनोद जी, जो मेरा अपना आकलन है कि अगर मतदाता किसी सरकार को चुनता है और वो सरकार 5 साल सही तरीके से नहीं चलती, उसमें अंदरूनी खटपट होती है, तो मतदाता को ऐसा लगता है कि मेरे मैंडेट का अपमान हुआ। बिल्कुल। ये एक नाराजगी भी मतदाता के मन में आती है। एक तो मुझे लग रहा है कि ये मेन फैक्टर रहने वाला है, भ्रष्टाचार के आरोप, ये एक मेन आपने बताया ही है। और दूसरा खासतौर से ये जो महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल ये सब चीज़ें हैं, ये भी इस पर असर डालने वाली है। बिल्कुल। तो विनोद जी, इस अपडेट के लिए धन्यवाद, और Thank you. आपसे लगातार मुलाकात होती रहेगी। ऑनलाइन तो आप हमारे साथ आएंगे ही, और कोशिश करेंगे कि 3 दिसंबर को नतीजे आए उस दिन भी आपके साथ एक वीडियो बनाएं। बिल्कुल। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।